सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू द टारगेट बीसीईसी क्लासेस। पिछले क्लास में हमने सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में बात किया था। हमने जाना था कि एटम क्या है, हमने एटॉमिक थ्योरीज के बारे में बात किया था। एक एटॉमिक थ्योरी के बारे में आज की क्लास में मैं कोशिश करूंगा कि आज एक चर्चा कर लूँ बोर एटॉमिक थ्योरी, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में बोर एटॉमिक थ्योरी की बात करेंगे। लेकिन उसके पहले आज हम लोग कई और सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और आज हम लोग, कल हमने देखा था मास ऑफ वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, आज हम लोग देखेंगे चार्ज ऑफ वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चलिए हम अपने क्लास को आज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो कहाँ पे आज हम लोग बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे एवोगाड्रो नंबर के ऊपर। एवोगाड्रो नंबर के ऊपर जब हम बात करने वाले हैं तो एवोगाड्रो नंबर के ऊपर बात करने से पहले हमने आपको कहा था कि वन मोल, जैसे वन डजन होता है, वन डजन में कितने चीज होते हैं, 12, ठीक है। उसी तरीके से एक नंबर होता है एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर में कितनी चीजें होती हैं, एवोगाड्रो नंबर में होती हैं 6.023 इंटू 10⁻23, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं। पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था कि मास ऑफ वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है। तो मास ऑफ वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन हम एवोगाड्रो नंबर को एन स्मॉल, फिर स्मॉल एन और उसके नीचे एक कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। और वह मास ऑफ वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आपको होता है 54 इंटू 10⁻⁵ ग्राम, और वो कितना होता है, वो होता है 0.54 मिलीग्राम के इक्वल। ओके, सो चार्ज ऑफ वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की मैं बात करूं तो चार्ज ऑफ वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कितना होता है, दैट इज अप टू 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुछ नहीं है भाई, ये सिंपल हमारा है एवोगाड्रो नंबर। और ये क्या है, दिस इज चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। ओके, सो दिस इज चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दिस इज चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। जब आप इसको कैलकुलेट करते हो तो ये आता है 9.6 × 10⁴ कूलम। और ये कैसे होता है, ये होता है 96,000 कूलम अप्रॉक्स। हम 96,000 कूलम को ही नहीं लिखते हैं, हम अप्रॉक्स वैल्यू जो लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने कहा है कि आप कैसे कैलकुलेशन कैसे करना है, तो कुछ नहीं करना। देखो ये है हमारा 10⁻23, कैलकुलेशन करने का इजीएस्ट तरीका बताता हूँ। 10⁻23 और ये कितना है 10⁻⁻19। ओके, सो दिस इज 10⁻23 एंड दिस इज 10⁻⁻19। क्या करना है, जो बड़ा चार्ज है उससे छोटे चार्ज को, जब मल्टीप्लिकेशन में होगा तब बड़े चार्ज से छोटे चार्ज को अपन माइनस कर देंगे, तो और 10 नीचे बेस में है तो कितना हो गया, और जो बड़ा चार्ज है उसका हम साइन लिख देंगे। बड़ा चार्ज कितना है +23, छोटा चार्ज कितना है -19, तो साइन कितना हो गया 10⁻+4। ओके, सो 10⁻+4। अच्छा यहाँ देखिए, दिस इज व्हाट 1.6 एंड दिस इज व्हाट 6.022। हम 022 को अभी नेग्लेक्ट करते हैं और हम सिर्फ 6 की बात करते हैं। तो 1.6 इंटू 6 मैं करूंगा तो होगा 9.6, ठीक है। 9.6 इंटू 10⁻⁴ कूलम इज इक्वल टू 96,000 कूलम। और अगर मैं इसको एग्जैक्ट इसकी वैल्यू में कैलकुलेट करूं तो वो आता है 97,500 कूलम के अप्रॉक्स। और वो कितना होता है, होता है 1 फैराडे के इक्वल। 1 फैराडे आप कहाँ पढ़ोगे, आप फिजिक्स जब पढ़ोगे तो आप वहाँ पे 1 फैराडे पढ़ोगे। मैंने स्लाइड पहले ही तैयार कर रखा है इसलिए, ताकि आज जो हमारा टाइम की जो कमी होने वाली उसको हम इस तरीके से पूरा कर सकें। क्योंकि क्या होता है कि अगर हम साथ साथ लिखते हैं तो आप लिखने में ज़्यादा टाइम चला जाता है और हमारे पास टाइम कम मिल पाता है। तो इस तरीके से हम बात करेंगे, पॉइंट हम लोग एक एक पॉइंट को हम लोग अच्छे से समझेंगे। हमने पिछले क्लासेस में सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में पढ़ा था। सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं, तो वो पार्टिकल्स जो एटम्स के अंदर होते हैं, एटम से भी छोटे, उन पार्टिकल्स को हम कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। 2 तरीके के होते हैं, द फर्स्ट वन इज स्टेबल फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल, और जो दूसरे होते हैं अनस्टेबल फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स। स्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल कौन कौन से होते हैं, तो स्टेबल जो फंडामेंटल पार्टिकल है हमारे पास वो कौन कौन सा है, तो वो है हमारे पास दिस प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, जिसको हम E+ से डिनोट करते हैं। और ये क्या है, मैं इसके बारे में आगे बात करूंगा। न्यूट्रिनो, दिस इज न्यूट्रिनो, मैं इसका पूरा नाम लिख देता हूं, दिस इज न्यूट्रिनो। तो ये क्या है हमारा न्यूट्रिनो। और एंटी प्रोटॉन, तो एंटी प्रोटॉन होता है। अब ये हमारा इधर मेजॉन। तो ये बस अभी नाम याद रखो क्या होता है, एक एक करके सबके बारे में बात करेंगे। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम आज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी प्रोटॉन और मेजॉन के बारे में। तो हम बात करते हैं प्रोटॉन की। अच्छा, मैंने और भी कई सारे पार्टिकल्स के नाम बताए थे, जैसे मैंने ग्रेप्टॉन का नाम कहा था, वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, कोई पूछेगा भी नहीं, तो उसके बारे में पढ़ना भी हमारे टाइम की क्या है, बर्बादी है। तो हम अपने टाइम, हमारा जो टाइम है हमारा, दैट इज वेरी वेरी प्रीशियस, और अपने टाइम के अकॉर्डिंग हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो हम बात करते हैं सबसे पहले पॉजिट्रॉन के बारे में। तो पॉजिट्रॉन क्या है हमारा, तो पॉजिट्रॉन जो होता है उसको हम कहते हैं एंटी इलेक्ट्रॉन।
या अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन होता है। पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन कहने का क्या मतलब भैया, तो देखो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, वहीं पॉजिट्रॉन जो हमारा पॉजिट्रॉन होगा दैट विल बी पॉजिटिव चार्ज। सिर्फ चार्ज डिफरेंस है, बाकी मास बिल्कुल सेम है, सेम एज इलेक्ट्रॉन। मास कितना है, सेम एज इलेक्ट्रॉन। कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg या 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम्स। हमें दोनों में याद रखना है, बिल्कुल नहीं भूलना है हमें, ठीक है। चार्ज क्या होता है, तो चार्ज जो होता है वो अपोजिट होता है इलेक्ट्रॉन के। इट मीन्स किसके बराबर होगा, चार्ज इज इक्वल टू द प्रोटॉन्स, चार्ज इज इक्वल टू द प्रोटॉन्स। और कितना चार्ज होता है, चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना होगा, प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। डिस्कवरी किसने की थी, तो एंडरसन ने डिस्कवरी की थी। एंडरसन डिस्कवर्ड, ANDERSON, एंडरसन ने डिस्कवरी की थी पॉजिट्रॉन की। लेट्स टॉक अबाउट द एंटी प्रोटॉन। एंटी प्रोटॉन क्या, अपोजिट ऑफ प्रोटॉन। कैसे, मास में बिल्कुल सेम होगा, एज इक्वल टू द हमारा क्या है, मास जो होगा वो बिल्कुल इक्वल होगा किसके, प्रोटॉन के इक्वल होगा। अगर मैं इसको ग्राम में लिखूं तो ग्राम में लिखूंगा 1.672 इंटू 10⁻27, सॉरी ग्राम में तो लिखा हुआ है केजी, ठीक है, केजी में कुछ नहीं करना है, ग्राम में 3 घटा देना है पावर में, और केजी जब लिखेंगे तो 3 पावर बढ़ा देना है। चार्ज, जहां प्रोटॉन का चार्ज है प्लस 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, वही इसका चार्ज होगा वो माइनस होगा, सेम एज इलेक्ट्रॉन। चार्ज इज सेम एज इलेक्ट्रॉन। और डिस्कवरी किसने की थी, तो सैगरे ने इसकी डिस्कवरी की थी। अच्छा, आप कहोगे भैया आपने तो हमें प्रोटॉन पढ़ाया था, इलेक्ट्रॉन पढ़ाया है, पॉजिट्रॉन एंटी प्रोटॉन सब बताया कि कौन सा एटॉमिक पार्टिकल फंडामेंटल है, स्टेबल है, कौन सा अनस्टेबल है। न्यूट्रॉन के बारे में आपने कुछ नहीं कहा, इसलिए नहीं कहा बिकॉज न्यूट्रॉन इज अ अनस्टेबल पार्टिकल। हाउ न्यूट्रॉन इज अनस्टेबल पार्टिकल, तो ये फिर रहता कैसे है न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूक्लियस स्टेबल कैसे होता है। न्यूट्रॉन इज इटसेल्फ अनस्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल, बट और इसकी जो लाइफ होती है दैट इज 17 मिनट्स ओनली, 17 मिनट्स ओनली। उसके बाद न्यूट्रॉन क्या होता है, डिस्ट्रॉय होता है, फिर बनता है। लेकिन टुगेदर विथ प्रोटॉन, ओके, सो न्यूट्रॉन टुगेदर विथ प्रोटॉन, मैं देखूं, मैं आपको बता रहा हूं, न्यूट्रॉन टुगेदर विथ व्हाट, टुगेदर विथ प्रोटॉन, ये न्यूक्लियस बनाता है स्टेबल, फॉर्म्स स्टेबल न्यूक्लियस। न्यूट्रॉन टुगेदर विथ प्रोटॉन फॉर्म्स स्टेबल न्यूक्लियस। ओके, सो न्यूट्रिनो के बारे में हम ज़्यादा, अब हम न्यूट्रिनो की बात कर लेते हैं, तो न्यूट्रिनो के बारे में हमें ज़्यादा नहीं जानना है, पॉलिक ने इसकी डिस्कवरी की थी, बस हमें इतना मालूम हो काफ़ी है। अब हम आते हैं मेजॉन के ऊपर। मेजॉन इज ऑफ 4 टाइप्स। मेजॉन कितने तरीके के होते हैं, 4 तरीके के मेजॉन होते हैं। क्या है ये एक सब एटॉमिक फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, एटम्स के अंदर। कैसे, तो देखो दिस इज न्यूक्लियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज न्यूक्लियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उसके बाहर क्या होता है, उसके बाहर सेवरल ऑर्बिट्स होते हैं। ओके, उसके बाहर क्या है, सेवरल ऑर्बिट्स है। इन सब जगहों पे तो क्या है, हमारा ऑर्बिट्स में क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और जो एलिमेंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो सब इसके अंदर होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। तो इसके अंदर हमें प्रोटॉन देखने को मिलेगा, हमें न्यूट्रॉन देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें न्यूट्रॉन देखने को मिलेगा। ओके, सो ये मिट गया है, मैं इसे दोबारा बनाता हूँ। तो हमें प्रोटॉन देखने को मिलेगा, न्यूट्रॉन देखने को मिलेगा, मेजॉन देखने को मिलेगा, पॉजिट्रॉन देखने को मिलेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन देखने को, सब कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा और पॉजिट्रॉन देखने को मिलेगा। तो हमें सब कुछ कहाँ देखने को मिलेगा, हमें सब कुछ यहाँ देखने को मिलेगा। अच्छा, मेजॉन कितने तरीके के होते हैं, 4 तरीके के होते हैं। कौन कौन से, पॉजिटिव पाई मेजॉन, नेगेटिव पाई मेजॉन, पॉजिटिव पाई मेजॉन, सॉरी नेगेटिव पाई मेजॉन, न्यूट्रल पाई मेजॉन, एंड म्यू मेजॉन। अब हम इसके रोल की बात करते हैं। क्या रोल है इसका, टू मेंटेन स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। अभी मैंने कहा कि न्यूट्रॉन इज इटसेल्फ अनस्टेबल, बट वो एक प्रोटॉन के साथ मिलकर एक स्टेबल न्यूक्लियस बनाता है। कैसे, क्या बात हो रही होती है, तो इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, एक न्यूक्लियस, एटम के न्यूक्लियस के अंदर क्या हो रहा होता है कि जो हमारा प्रोटॉन है दैट रिएक्ट विथ पॉजिटिव नेगेटिव पाई, और वो बनाता है हमारा न्यूट्रॉन, न्यूट्रल चार्ज, प्लस चार्ज माइनस चार्ज दोनों को मिला देंगे तो होगा न्यूट्रल। और अगर न्यूट्रॉन को हम पॉजिटिव पाई मेजॉन के साथ अगर हम इसको कंबाइन कर दें तो बनता है हमारा प्रोटॉन। ये आपको चर्चा में याद रखनी है, बाकी 2 हमारे लिए उतना सिग्निफिकेंट नहीं है तो हम उसकी बात नहीं करेंगे। नाउ लेट्स सॉल्व अ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। एक क्वेश्चन हमारे पास है, एक क्वेश्चन है हमारे पास। मैं पहले आंसर को हाइड कर देता हूँ, ठीक है। चला आप लोग देखने लगे कि आंसर क्या लिखा है भैया ने, तो आंसर को पहले हाइड कर देते हैं। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डैश इक्वल टू मास ऑफ एन हाइड्रोजन एटम। एक इलेक्ट्रॉन का मास है, ठीक है, मैं लिख देता हूं मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू डैश मास ऑफ एन हाइड्रोजन एटम, या फिर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डैश
इक्वल टू डैश मास ऑफ एन प्रोटॉन। ये दोनों का आंसर सेम है, मैं पहले ही लिख चुका हूं मैंने कि यहाँ दोनों का आंसर सेम है। अब तुम्हारे सामने ऑप्शंस भी हैं। पहला ऑप्शन है 1837 टाइम्स, द सेकंड ऑप्शन इज 1600 टाइम्स, थर्ड ऑप्शन इज 1600 टाइम्स एंड द थर्ड ऑप्शन इज, ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम का इसलिए मैं बता रहा हूँ, एक बार यह क्वेश्चन आया था और एक बार ये आया था, दोनों का आंसर सेम है। और क्या है, लास्ट ऑप्शन इज 1/1837 टाइम्स। आई वुड रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस वीडियो को पॉज करो, इसका आंसर खुद से देने की कोशिश करो, सॉल्व करो, कॉपी पेन उठाओ, तुम्हारे पास मास ऑफ एटम, तुमको प्रोटॉन का भी मास पता है, इलेक्ट्रॉन का भी मास पता है, खुद से ये करके देखो, अपने आंसर्स को लाओ, उसको एक साइड में लिखो, और आपको अगर लगता है कि आपका आंसर सही है तो उसको साइड में लिख के रखो, और फिर मैं भी आपको सॉल्व करके दिखाता हूं, आप कंपेयर करो। अगर आपका आंसर सही नहीं है तो सीखो आंसर कैसे करते हैं। तो मैंने कहा कि मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द विच मास ऑफ वन प्रोटॉन। सॉल्यूशन, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिवाइड कर देंगे मास ऑफ प्रोटॉन से। मैंने कहा कि दोनों का आंसर सेम है तो हम दो बार करेंगे नहीं, एक ही बार कर लेंगे। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, हमने यहाँ केजी में लिया, आप चाहो तो ग्राम में ले सकते हो। 9.1 इंटू 10⁻31 kg, 1.672 इंटू 10⁻27 kg, ये है मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, मैं इसको ग्राम में अगर सॉल्व करके तुम्हें दिखाऊं तो मैं ग्राम में कहूंगा 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम्स, और अगर मैं इसकी बात करूं तो 1.672 इंटू 10⁻24 ग्राम्स। ठीक है, अब देखो मैंने अभी समझाया कि पावर अगर इस तरीके से डिवाइड में हो तो क्या करेंगे, अब जो बड़ा पावर है उसे छोटे पावर को हम घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है, तो 31 है और यहाँ 27, तो 31 से 27 घटा दोगे तो कितना आएगा, 31 से आप 27 घटाओगे तो आएगा 10⁻⁴, और ये कहाँ जाएगा, अपर साइड में, क्योंकि अपर पावर साइड बड़ा है। अच्छा, उसके बाद ये 9.1 है और ये 1.672 है, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आपको जो है, ये अप्रॉक्स जो है आपको 5.44 के करीब आएगा। कैसे, देखो 16 इंटू 6 करो, 16 इंटू 6 कितना होता है, 96 होता है, और ये 91 है, यानी क्या है, हम आपको अप्रॉक्स बता रहे हैं। ठीक है, ये आंसर एकदम एग्जैक्ट है, बट मैं आपको अप्रॉक्स निकालना भी सिखाता हूँ। ये क्या है, 91 है, तो अगर ये 91 है तो जाहिर सी बात है कि जो आंसर होगा वो हमारा तो 6 से क्या होगा, वो भी तो 6 से हमारा क्या होगा, छोटा ही होगा, है ना, 6 से छोटा होगा, 5.5, 5.4, 5.8, 5.6। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आएगा 5.44, कितना आएगा, 5.44 आएगा। और आपने नीचे में क्या लिखा है, नीचे में कुछ नहीं है, नथिंग इज देयर। ठीक है, इस पावर को आप डाउन साइड ले आओ तो क्या आएगा, 5.44 इंटू 10,000, और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1838। ठीक है, 1838। अच्छा, तो दिस इज द मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू मास ऑफ वन प्रोटॉन। तो कौन सा आंसर हमारा सही है, क्या ए सही है 1837 टाइम्स, नहीं, क्या बी सही है 1600 टाइम्स, नहीं, क्या 1/1600 सही है, नहीं, क्या डी सही है, बिल्कुल डी सही है, क्योंकि हमारा आंसर कितना है 1838 आया है और यहाँ पे आंसर कितना है 1837 है, तो ये सबसे करीबी आंसर है, तो हम इसको टिक कर देंगे। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज आंसर डी। अच्छा, कई जगहों पे आप जब सर्च करोगे तो इसको लिखा रहेगा कि 1, क्या लिखा रहेगा, 1 आउट ऑफ 1840, है ना, 1 आउट ऑफ 1840, 1840 टाइम्स, तो ये भी सही है। ठीक है, अगर बुक में ये ऐसा आ जाए तो ये मत बोलना भैया मेरे तो 38 आया है, 37 आया है, वहां 40 था, नहीं, नियरेस्ट करेक्ट आंसर हमको चूज कर लेना है। अब हम बात करते हैं आगे, कैथोड एंड एनोड रेज की बात करते हैं। तो कैथोड एंड एनोड रेज क्या होता है, ठीक है, इफ वी टॉक अबाउट व्हाट इज कैथोड एंड एनोड रेज, तो जरा हम कैथोड और एनोड रेज को देख लेते हैं, क्या होता है हमारा कैथोड और एनोड रेज। तो कैथोड और एनोड रेज की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट कैथोड एंड एनोड रेज। क्या होता है हमारा कैथोड और एनोड रेज, तो देखो कैथोड, हम बात करें डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट की, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। और जरा इनसे हम पहले, इनको जानने से पहले एक चीज जान लो कि किसने, क्वेश्चन है कि किसने डिस्कवरी की कैथोड की। तो कैथोड रेज की डिस्कवरी की विलियम क्रूकर और जूलियस प्लकर ने। एनोड की डिस्कवरी किसने की, ये एग्जाम्स के क्वेश्चन हैं, बिल्कुल 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 नहीं भूलने हैं, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मैंने जो भी पढ़ाया है ना, सब एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो यूजिन गोल्डस्टीन, यूजिन गोल्डस्टीन ने किसकी डिस्कवरी की है, यूजिन गोल्डस्टीन ने डिस्कवरी की एनोड रेज की। अब हम बात करते हैं कैथोड डिस्चार्ज रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट के बारे में। कैथोड डिस्चार्ज रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। ओके, सो कैथोड डिस्चार्ज रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। ठीक है, हम बात करने वाले हैं यहाँ पे कैथोड डिस्चार्ज रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट के बारे में। सो अब हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। हम क्या करते हैं कि एक बहुत ही स्ट्रांग वेसल लेते हैं,
उसके अंदर दो इलेक्ट्रोड्स फिट करते हैं और उस इलेक्ट्रोड को हम वोल्टेज सप्लाई देते हैं, दैट इज 10,000 वोल्ट। 10,000 वोल्ट, वेरी वेरी हाई वोल्टेज। 11,000 वोल्ट पता है ना आपको कितना हाई वोल्टेज होता है, तो हम बस उससे थोड़ा ही कम 10,000 वोल्ट दे रहे हैं। इसमें कुछ गैस हम रखते हैं जो आयनाइज हो सकती है, जो क्या हो सकती है, आयनाइज हो सकती है। अच्छा देखो, ये हमने प्लस लिखा है, तो इधर जो हमारा एंड होगा दैट इज एनोड। एनोड जो होता है वो आपका पॉजिटिव पोल होता है, और ये हमारा कैथोड। कैथोड जो होता है हमारा नेगेटिव पोल होता है, ठीक है। तो कैथोड हमारा नेगेटिव पोल है, ठीक है, नेगेटिव रेज इससे निकलेंगी और एनोड से निकलेंगी पॉजिटिव रेज। ओके, सो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कैथोड डिस्चार्ज रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट के बारे में, डिस्चार्ज रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट के बारे में। हुआ क्या कि इस रे से, इस ट्यूब से जो भी गैसेस थी इस ट्यूब से, वो सारी गैसेस बाहर निकाल ली गई। यहाँ वैक्यूम क्रिएट किया गया, सारी गैसेस बाहर निकाल के यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट किया गया, और फिर इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी। मैं समझाता हूँ। एक वेसल लिया गया, उसके अंदर गैस भरा गया, ऐसे गैस जो आयनाइज हो सकते हो, ठीक है, और फिर उसमें से सारा जो भी जो पहले से कंटेंट था, सॉरी गैस नहीं भरा गया, गैस माफ करना मुझे, तो सारा गैस बाहर निकाल दिया गया। और क्या किया गया कि उस ट्यूब को इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर दिया गया, 10,000 वोल्ट दिया गया, और 10,000 वोल्ट पे देखा गया कि अंदर हो क्या रहा। तो हम देखते क्या है कि फ्रॉम द कैथोड रेज, पहले मैं कैथोड रेज की बात करता हूं, फ्रॉम दिस टर्मिनल कुछ रेज हैं जो निकल रही हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि कुछ तो ऐसा है जो इस रेज है, जो आयोनाइज हो रहा है, जो भी बची हुई गैसेज हैं वो ऐसा कुछ तो ऐसा निकल रही हैं, और ये जा रही हैं कहाँ, ये जाके डिपॉजिट हो रही है एनोड के ऊपर। किसके ऊपर डिपॉजिट हो रही है? निकल कहां से रही थी? कैथोड से। कैथोड कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। तो अगर कैथोड से कोई चीज निकल रही हो तो वो कैसी होगी? वो होगी नेगेटिव रेज। कैसी होगी? नेगेटिव रेज होगी। कैथोड से निकल रही है तो कैसी होगी? नेगेटिव रेज होगी। अच्छा, तो ये देखने को मिला। अब इसकी प्रॉपर्टीज को हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये देखा गया कि अगले एक्सपेरिमेंट में जब इसको बंद किया गया तो जो कैथोड्स के जो रेमिनेंट्स बचे हुए थे एनोड्स पे, फिर एनोड से भी कुछ तो निकलते हैं ऐसे, कुछ तो ऐसा निकलता है, कुछ तो ऐसा रेज टाइप का निकलता है, ठीक है, कुछ तो ऐसा रेज टाइप का निकलता है जो जाके डिपॉजिट होता है कैथोड के ऊपर। तो इन दोनों रेज के बारे में हम थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे और देखेंगे कि क्या है। तो पॉइंट्स दोनों में सिमिलर है, सिमिलर पॉइंट्स याद रखना, सिमिलर पॉइंट्स है दोनों के। एक याद कर लोगे दूसरा भी याद हो गया, तो अपने को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इन रेज के नेचर की हम बात करें, सिमिलर पॉइंट्स अबाउट द नेचर ऑफ दिस रेज। तो क्या है, ये जो रेज हैं, ठीक है, ये जो रेज हैं दैट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। ये रेज कहाँ ट्रेवल करती हैं? ये रेज ट्रेवल करती हैं स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये रेज कहाँ ट्रेवल करती हैं? ये रेज ट्रेवल करती हैं। ऐसा करता हूं, मैं एक नया पेज ले लेता हूं ना, एक नया पेज ले लेता हूं, उस पर जरा समझेंगे तो जरा ठीक लगेगा, ठीक है। तो एक नया पेज हमने लिया और हम देखते हैं सिमिलर पॉइंट्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं सिमिलर पॉइंट्स रिलेटेड टू एनोड एंड कैथोड रेज। तो सिमिलर पॉइंट रिलेटेड टू एनोड एंड कैथोड रेज की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या पॉइंट है? सबसे पहले बात तो जानो कि ये जो रेज है, ये सारे के सारे क्वेश्चन है, एक एक लाइन क्वेश्चन है, ठीक है। तुम्हें पूछ देगा दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनोड एंड कैथोड रेज एक्सेप्ट, ठीक है। तो चलो हम पढ़ लेते हैं एक एक लाइन को कि क्या है। तो पहला तो प्रॉपर्टी ये है कि दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ओके। सो दे ट्रेवल इन व्हाट? दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं, ठीक है। दिस रेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। चलो दूसरा पॉइंट क्या है? तो पहला पॉइंट हमने देखा कि जो रेज है, जो डिस्चार्ज ट्यूब रे एक्सपेरिमेंट में जो रेज हैं वो तो कैसा है, वो पहला तो है कि वो कैसा ट्रेवल करती हैं, वो ट्रेवल करती हैं स्ट्रेट लाइन में। दूसरा, अभी ट्रेवल कर रही हैं, दैट मीन्स कि इनके पास कौन सी एनर्जी होगी? यू गेस इट राइट, इनके पास है काइनेटिक एनर्जी। दे हैज काइनेटिक एनर्जी, ओके। सो दे हैज व्हाट? काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। दे हैव काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, दे हैव काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, तो मैंने पढ़ा कि भैया वो तो ट्रेवल करते स्ट्रेट लाइन में, काइनेटिक एनर्जी है। अच्छा, और क्या होते हैं? दे गेट डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड उनको प्रोवाइड किया, तो जो हमारा एनोड रेज था, जो हमारा एनोड यानी पॉजिटिव रेज था, ये किसकी तरफ डिफ्लेक्ट हुआ? टुवर्ड्स नेगेटिव पोल। एंड जो हमारा कैथोड रेज है दैट इज नेगेटिव रेज, ये किसकी तरफ डिफ्लेक्ट हुआ? टुवर्ड्स पॉजिटिव पोल।
ठीक है। पॉजिटिव पोल कौन सा था? पॉजिटिव पोल था एनोड, ठीक है। और नेगेटिव पोल कौन है? कैथोड। तो एनोड रेज हैं ये किसकी तरफ डिफ्लेक्ट की? टुवार्ड्स एनोड ने डिफ्लेक्ट किया टुवार्ड्स नेगेटिव पोल, टुवार्ड्स नेगेटिव पोल, है ना। और नेगेटिव पोल कौन है हमारा? नेगेटिव पोल है हमारा कैथोड, ठीक है। सो दिस इज नेगेटिव पोल, दिस इज पॉजिटिव पोल। तो अब हम आगे बात करते हैं। तो हमने देखा कि ये स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करती हैं, काइनेटिक एनर्जी है इनके पास, डिफ्लेक्ट करती हैं, दे कैन मूव। अगर आप बहुत ही पतले, बहुत ही हल्के लाइट पैडल व्हील क्या होता है? एक छोटा सा कोई भी ऐसा एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, बहुत ही पैडल व्हील को अगर आप इनके पैसेज में रखोगे, इनके रास्ते में रखोगे, तो क्या होगा? ये उसको मूव कर सकती है। इट मीन्स इनके पास क्या है? इनके पास मास भी है। इनके पास क्या है? मास है। सो ये दे कैन मूव और रोटेट लाइट पैडल व्हील। अगर मैं बात करूं कि क्या होता है हमारे पास, तो फिर इनके पास एबिलिटी भी है क्या? टू आयोनाइज द गैसेस, ठीक है। मैं करके दिखाता हूं। ये नेगेटिव रेज है, ठीक है, ये नेगेटिव रेज है। और ये हमारे पास एक गैस है, मान लेते हैं एक गैस है हमारे पास, और वो गैस हमारे पास कौन सा? वो गैस है हमारे पास ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑक्सीजन को ये क्या कर देंगे? ऑक्सीजन को ये आयोनाइज कर देंगे, है ना। पॉजिटिव रेज है, तो ये क्या कर सकते हैं? ये भी इसको आयोनाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो आयोनाइज कर सकते हैं, तो दे कैन आयोनाइज द गैसेस। अच्छा, ये भी हम समझ गए कि भैया, तो पहले हमने क्या, पहला पॉइंट क्या देखा? ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, हैव काइनेटिक एनर्जी, गेट डिफ्लेक्टेड एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड, कैन मूव लाइट पैडल व्हील, एबल टू आयोनाइज द गैसेस। तो ये हमने पढ़ा। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट हम क्या देखेंगे कि दे कैन एबल टू पेनिट्रेट इन मेटल सीट। जो पतली मेटल की सीट है, ठीक है, जो पतली मेटल की सीट्स होती हैं, जो पतली मेटल की सीट्स होती हैं, ठीक है, जो पतले पतले मेटल के सीट्स होते हैं, अगर आप इन पे रेज डालोगे तो ये इनको पेनिट्रेट कर जाएंगे। दे कैन पेनिट्रेट द मेटल सीट्स, ठीक है, दे कैन पेनिट्रेट द मेटल सीट्स, ठीक। तो यही है हमारे पास। अच्छा चलो, तो यहाँ पे हमने बात को समझ लिया कि क्या होगा। हमने समझा कि जो एनोड और कैथोड रेज होती हैं, दे आर एबल टू penetrate thin metal sheet, they are able to ionize the gases, they can move light pedal wheel, get deflected electric field, have kinetic energy, ठीक है, have kinetic energy। तो अब आपसे सवाल पूछेगा क्या कि these are the फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ द कैथोड और एनोड ट्यूब कैथोड और एनोड रेज। तो आप बताओ कि क्या उसकी प्रॉपर्टी नहीं है। अभी मैं पूछ दूं, कैन एनोड और कैथोड रेज पेनिट्रेट थिक मेटल शीट? तो आप क्या बोलोगे? यस और नो? बिल्कुल नो। दे कैन एबल टू पेनिट्रेट थिन मेटल शीट बट नॉट थिक मेटल शीट। मोटे मेटल शीट्स को वो पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे, अच्छा चलो, एक क्वेश्चन है, ठीक है, इसको याद रखना। कैथोड रेज क्वेश्चन है, ये एग्जाम का क्वेश्चन है। कैथोड रेज हैज मोर पेनिट्रेशन पावर। कैथोड रेज के पास ज्यादा पेनिट्रेशन पावर है एज कंपेयर टू एनोड रेज, ठीक है। तो एनोड रेज से ज्यादा किसके पास पावर है पेनिट्रेशन का? कैथोड रेज के पास जो है वो हमारा ज्यादा पेनिट्रेशन पावर है। चलो आगे बात करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे रदरफोर्ड। इसके बाद हम रदरफोर्ड के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट रदरफोर्ड न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट। हम आज ज़्यादा इसके बारे में नहीं जानेंगे, थोड़ा सा ही जानेंगे, बट हम आज इसकी स्टार्टिंग तो कर ही देंगे, ठीक है। सो हम बात करने वाले हैं किसकी? हम बात करने वाले हैं, ये एग्ज़ाम बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा। एग्ज़ाम साल में एक बार होगा, तो हम बार बार चांस नहीं ले सकते। तो हमें जितना पढ़ना है आज ही पढ़ लेना है। हम ऐसा नहीं करेंगे कि आज तो सो जाते हैं, हम अगले दिन पढ़ लेंगे, नहीं, आज ही पढ़ेंगे। आज का काम आज खत्म करेंगे, ठीक है। तो हम पढ़ने वाले हैं रदरफोर्ड न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट के बारे में, ठीक है। आज नींद आ रही है, आज सो जाते हैं, कल पढ़ लेंगे, ठीक है। आज घूमने चले जाते हैं, आज शादी पार्टी में चले जाते हैं, ऐसा नहीं करना है। हमें आज का काम आज ही खत्म करना है। तो हम बात करते हैं रदरफोर्ड न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट के बारे में। पहले मैं आपको एक्सपेरिमेंट समझा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको कुछ पॉइंट्स लिखवा दूंगा। तो पहले हम समझेंगे, क्योंकि समझना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रदरफोर्ड ने क्या किया कि
एक उनको पता करना था कि न्यूक्लियस का जो शेप होता है, न्यूक्लियस के कैसा होता है, एटम का शेप कैसा होता है, ठीक है, एटम में मास कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो ये सब उनको पता करना था। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने थिन गोल्ड मेटल शीट लिया, थिन गोल्ड मेटल शीट लिया, एक थिन गोल्ड मेटल शीट लिया। कितना थिन गोल्ड मेटल शीट लिया, तो 0.0 कितना गोल्ड मेटल शीट लिया, 0.004 सेंटीमीटर। तो खुद ही सोच लो कि कितना पतला उन्होंने मेटल शीट लिया होगा। यहां पे उन्होंने एक डिवाइस रखा जो कि अल्फा पार्टिकल को क्या कर सकता था, जो कि अल्फा पार्टिकल को जो कि बम्बार्ड कर सकता था। ओके, सो जो कि अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डिंग कर सकता था। उन्होंने ऐसा, अल्फा पार्टिकल क्या होता है, कुछ नहीं, हीलियम का न्यूक्लियस होता है, इट्स न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। ओके, सो अल्फा पार्टिकल इज नथिंग बट हीलियम न्यूक्लियस, अल्फा पार्टिकल इज नथिंग बट हीलियम न्यूक्लियस। और उन्होंने यहां से जो अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग स्टार्टिंग की, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने क्या किया कि इस साइड पे उन्होंने एक रिसीवर रखा, ठीक है, एक रिसीवर रखा और फिर इन्होंने बम्बार्डिंग की इसकी अल्फा पार्टिकल्स की। तो इन्होंने अल्फा पार्टिकल क्या किया, अल्फा पार्टिकल को इन्होंने बम्बार्ड करना चालू किया और हम देखते हैं कि बम्बार्डिंग अल्फा पार्टिकल की स्ट्रेट फॉरवर्ड बम्बार्डिंग ये कर रहे हैं, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बम्बार्डिंग ये कर रहे हैं, ठीक है। कुछ और भी थे, जरा उनकी बात करते हैं। तो जब ये स्ट्रेट फॉरवर्ड बम्बार्डिंग कर रहे थे तभी ये क्या देखते हैं कि कुछ रेज टकरा करके डिफ्लेक्ट हो जा रही थी, कुछ रेज टकरा करके क्या हो जा रही थी, डिफ्लेक्ट हो जा रही थी। और कुछ रेज कुछ रेज थी वो सीधे सीधे क्या कर जा रही थी, वो सीधे सीधे गोल्ड पे टकरा करके और वापस लौट जा रही थी। तो हमने क्या देखा, तीन सिनेरियो हमने देखा। एक तो हमने देखा कि रेज जो है वो सीधा सीधा क्या कर रही है, गोल्ड प्लेट को पार कर जा रही है और वो रिसीवर पे क्या हो रही है, वो रिसीवर पे कैच हो रही है। फिर हमने क्या देखा, क्योंकि वो रिसीवर इस शेप का था कुछ, ये देख लो आप। फिर हमने क्या देखा कि कुछ ऐसे केसेस हुए जिसमें जो रेज हैं वो डिफ्लेक्ट हो गए, रेज क्या हो गई, डिफ्लेक्ट हो गए। तो कुछ रेज डिफ्लेक्ट, बट 1 आउट ऑफ 10,000 एक रिसीवर यहां पीछे भी लगा हुआ है, एक रिसीवर यहां पीछे भी लगा हुआ है। सो 1 आउट ऑफ 10,000 जो रेज हैं वो क्या हो जा रही है, वो रिवर्ट बैक कर जा रही है, वो वापस लौट जा रही है, वो रिवर्ट बैक कर जा रही है। इसका क्या मतलब है, क्या सिग्निफिकेंस है इसका, तो उस सिग्निफिकेंस को जरा हम देखेंगे और इसी सिग्निफिकेंस को हम रदरफोर्ड न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट के तौर पे पढ़ते हैं। तो चलो हम पढ़ते हैं कि क्या था इसका कंक्लूजन। तो मैंने समझा दिया आपको, देखो मैं ज़्यादा लिखवाऊंगा नहीं, मैं ज़्यादा समझाने पे ही जोड़ दूंगा, इसलिए क्योंकि हमें क्या करना है, हमें जो है वो एग्जाम क्रैक करना है, हमें रट्टाफिकेशन नहीं करना, हमें ऐसा नोट कॉपी भर भर के नहीं रखना है, ठीक है, हमें बस क्या करना है, हमें एग्जाम को क्रैक करना है एनी हाउ। तो हम एग्जाम को क्रैक कैसे करेंगे, जब चीजें हमारे दिमाग में होंगी, ठीक है। तो मैंने आपको समझा दिया, अब इसके मेन पार्ट जो कंक्लूजन उस पर आते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं, क्या हुआ है, एक थिन गोल्ड मेटल शीट लिया है, उस पर अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग करवाई है। बम्बार्डिंग करवाने के बाद हमने क्या देखा कि जो मैक्सिमम 99% रेज हैं वो अनडिफ्लेक्टेड क्या हो गई, रिसीवर पे हमको मिल गई, ठीक है। रिसीवर दोनों एंड पे लगा हुआ है, तो जो आगे एंड पे जो रिसीवर लगा हुआ है उस आगे एंड वाले रिसीवर पे हमको 99% जो हमको रेज है वो मिल गई, ठीक है। 1% जो रेज है, ठीक है, इसको मैं 1% ही बोलूंगा, वो डिफ्लेक्ट हो गए और एकदम 0.0000001% जो रेज हैं वो एकदम से रिवर्ट बैक करेंगे। तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या कंक्लूजन इसका रदरफोर्ड ने निकाला। रदरफोर्ड सच अ जीनियस पर्सन। तो चलिए हम उनके कंक्लूजन्स के बारे में पढ़ते हैं कि क्या रदरफोर्ड ने कंक्लूड किया इससे। पहला कंक्लूजन जो उनका था, ठीक है, कंक्लूजन ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। क्या कंक्लूजन था रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को, तो जरा उसको हम देख लेते हैं। व्हाट वाज द कंक्लूजन ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो उन्होंने कहा कि जो एक लॉट ऑफ सो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस इज फाउंड इन एटम।
क्या कहेंगे, प्रेजेंट इन एटम। एक बहुत सारा जगह, अगर ये मैं एक एटम बना के तुम्हें दिखाऊं, एक एटम ये है, ठीक है, इफ दिस इज एन एटम, ठीक है, और तो ये उसका न्यूक्लियस है, ये उसका न्यूक्लियस है, और ये जो स्पेस आप देख रहे हो, दिस ऑल, ये सारा का सारा स्पेस जो है वो हॉलो है, खाली है, ठीक है। तो ये अगर एक एटम है तो ये इसका न्यूक्लियस है, और ये सारा स्पेस जो है, मतलब 99 पॉइंट स्पेस जो है, 99.97% स्पेस जो है वो खाली है उसका, ठीक है। चलो, तो ये हमने समझ लिया कि क्या है। अब हम उसके आगे बात करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा कंक्लूजन क्या था उनका, तो उन्होंने कहा कि स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट at the center of an atom। तो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा कहां, एटम के सेंटर पे। स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ एटम। चलो, तो हमने इसको देखा, तो हमने दो चीजें सीखी। हमने क्या सीखा, हम रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट को पढ़ रहे हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, इसके बिना एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ना बेकार है भाई, ठीक है। तो हमने देखा, क्योंकि इन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की है, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस किसने की, रदरफोर्ड ने, ठीक है। तो पहला कंक्लूजन है कि बहुत सारा स्पेस हमारा फाउंड किया एटम में जो है वो एम्प्टी है, ठीक है। दूसरा हमारा क्या कंक्लूजन था कि एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज कहां प्रेजेंट होता है, एट द सेंटर ऑफ एटम। अच्छा, तीसरा क्या है, जो हमारा इंटायर मास जो है, इंटायर मास इज प्रेजेंट एट सेंटर। तो जो न्यूक्लियस है, यानी जिसको हम सेंटर कह रहे हैं, यानी जिसको हम न्यूक्लियस कह रहे हैं एटम का, वहीं पे सारा का सारा मास जो है वो कहां प्रेजेंट है, वो वहीं पे प्रेजेंट है। कितना प्रेजेंट है मास, तो अप्रॉक्स 97% जो मास है वो कहां प्रेजेंट है, हमारा सेंटर प्रेजेंट है। चलो आगे बात करते हैं। आगे हम बात करते हैं कि क्या ये जो हीलियम जो रिवर्ट बैक किया था, जो हीलियम ने रिवर्ट बैक किया था, वो किसको रिवर्ट बैक, किसको हिट किया था हीलियम ने बेसिकली, ठीक है। तो जो हीलियम 2++ या जो अल्फा पार्टिकल्स हैं, जो अल्फा पार्टिकल्स जो हैं, ये किसको स्ट्राइक किया था, तो अल्फा पार्टिकल्स स्ट्राइक द सॉलिड मास ऑफ एटम एंड देन रिवर्ट बैक। फिर वो वापस आ गए, है ना, फिर वो कम बैक कर गए, है ना, फिर वो वापस आ गए, रिवर्ट बैक कर गए या कम बैक हो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बात की, हमने क्या बात की, हमने देखा कि किस तरीके से हम बात कर रहे हैं। हमने बात की यहाँ पे रदरफोर्ड न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो हमने देखा है कि किस तरीके से जो अल्फा पार्टिकल है वो हिट करता है, किसको हिट करता है, गोल्ड फॉइल को, फॉइल उसको कहेंगे, या थिन मेटल शीट जो गोल्ड का था उसको हिट करता है, और उसमें जो 99% जो रेज हैं वो अनडिफ्लेक्टेड चली जाती हैं, आर पार चली जाती हैं, कुछ 1% के अप्रॉक्स जो है वो डिफ्लेक्ट कर जाती है अपने पाथ से, और 0.0001% की मैं बात करूं तो वो एकदम रिवर्ट बैक हो जाती है। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि भैया एटम के बहुत सारे पार्ट खाली हैं। क्यों, क्योंकि तभी तो चार्ज पार्टिकल था, वो चार्ज पार्टिकल उससे अनडिफ्लेक्टेड चला गया। इसका मतलब वो किसी से टकराया ही नहीं, किसी के इन्फ्लुएंस में ही नहीं आया, ठीक है। इसलिए तो 99% पार्टिकल जो है वो आर पार चला गया। अच्छा, और क्या समझा हमने और ये समझा, ठीक है, हमने ये समझा कि जो इंटायर मास जो है वो कहाँ प्रेजेंट है, सेंटर पे कैसे भैया, कैसे कह सकते हो कि सेंटर पे इंटायर मास प्रेजेंट है। देखो, सेंटर पे मैं इसलिए कह सकता हूं कि जो हमारा प्रोटॉन है, ठीक है, जो न्यूक्लियस है हमारा, वो पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। और अभी हमने पढ़ा कि पॉजिटिव चार्ज कहाँ है, वो हमारे सेंटर पे है। तो सेंटर पे जाने पे ही अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है, एक दूसरे का पॉजिटिव चार्ज सेंटर और ये पॉजिटिव चार्ज रे है, तो अगर ये मैं ऐसा करके दिखाता हूँ तो ये इसके पास जाएगा, तो ये इसके इन्फ्लुएंस में आएगा, पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे और ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो इंटायर मास कहाँ प्रेजेंट है, यहाँ। पॉजिटिव चार्ज के पास आने के बाद क्या हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया। अच्छा, जो स्ट्राइक कॉलिजन हुआ एंड टू एंड, या जिसको हम कहते हैं हेड टू हेड कॉलिजन, जिस अल्फा पार्टिकल का हुआ, वो तो वापस चली गई, ठीक है, वो क्या हो गया, वापस चली गई। लेकिन जो उसके पास से गुजरी वो डिफ्लेक्ट बैक हो गई, और जिसके इन्फ्लुएंस में नहीं आई, क्योंकि बहुत बड़ा स्पेस है, एटम इज सो बिग कि उसका न्यूक्लियस बहुत ही छोटा है। तो जो बाहर से, जो इसके इन्फ्लुएंस से, मान लेते हैं कि इस पॉजिटिव चार्ज का इन्फ्लुएंस जो है वो सिग्निफिकेंस इन्फ्लुएंस यहाँ तक है। अब जो यहाँ से पार्टिकल गुजरी वो अनडिफ्लेक्टेड बाहर चली गई। तो ये कंक्लूजन हमारा था। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस के बारे में, ठीक है। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट न्यूक्लियस। ये हम न्यूक्लियस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो रदरफोर्ड ने डिस्कवरी की न्यूक्लियस की, तो अब हम बात करेंगे न्यूक्लियस के बारे में।
सो नाउ वी विल टॉक अबाउट न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव सेंटर part of an atom. Nucleus is what? Strong positive center part of an atom. Nucleus is what? Strong positive center part of an atom. ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव सेंटर पार्ट है। सारा का सारा मास कहां होगा? चलो जल्दी से मुझे बताओ। होल मास ऑफ एन एटम इज, ठीक है, होल मास ऑफ एन एटम इज concentrated at nucleus. So whole mass of an atom is concentrated at what? Nucleus. सारा का सारा मास कहाँ होगा? न्यूक्लियस पे होगा। न्यूक्लियस में क्या क्या होते हैं? न्यूक्लियस में क्या क्या होते हैं? मेनली न्यूक्लियस कंटेंट्स, जो हमारे काम का है, दैट इज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, मेजॉन, ग्रेविटॉन, सब होंगे। मैं जान रहा हूँ तुम्हारे दिमाग में कौन कौन सी खुराफाती चीजें चल रही हैं, सब होंगे वहां पे। जो भी तुम सोच रहे हो प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अलावा, वो सारे की सारी चीजें वहां पे मौजूद होंगी। ठीक है, सो न्यूक्लियस कंटेन्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन और कंसिस्ट ऑफ इंटायर मास। होल मास ऑफ एन एटम इज कंसिस्टेड एट न्यूक्लियस। अच्छा ठीक, न्यूक्लियस को प्रेजेंस को, ठीक है ना, न्यूक्लियस के प्रेजेंस को किसने कंफर्म किया था? ठीक है, न्यूक्लियस के प्रेजेंट को किसने कंफर्म किया था? अच्छा, कितना मास होगा न्यूक्लियस में? ठीक है, होल मास जो मैंने लिखा है, कितना परसेंट मास होगा? तो 99.97%। ये सारा का सारा मास जो होता है 99.97% मास ऑफ एन, मतलब इलेक्ट्रॉन्स कितना कंप्रोमाइज करेंगे? तो 0.3%। इलेक्ट्रॉन जो सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे मिलके कितना बनाएंगे? 0.3% ऑफ एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास कितना होगा इलेक्ट्रॉन के पास? 0.3%, 0.03%। ठीक है, तो 0.3%, सॉरी 0.03 नहीं, 0.3%, ओनली 0.3% मास इज अवेलेबल एट न्यूक्लियस। ठीक है, तो 0.3%। चलो अब हम देखते हैं, चलो अब हम देखते हैं क्या देखते हैं अब हम। तो न्यूक्लियस कंटेन्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस कंटेन्स जो हमारे पास जो 99.97% मास है वो न्यूक्लियस के पास होगा। अच्छा, अब क्या कहा गया? ठीक है, ये किसके द्वारा न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की है? तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी की है, डिस्कवरी की किसने? रदरफोर्ड ने डिस्कवरी की। तो डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड। अब चलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट, ये सारे के सारे लाइन क्वेश्चन हैं। ये सारे जो मैंने चार पॉइंट्स लिखा है ना, ये 4 पॉइंट्स, ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं। अब और हम क्वेश्चंस में आते हैं, कुछ मैथमेटिकल क्वेश्चंस में आते हैं। ठीक है, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट फिजिक्स, है ना, कंबाइंड इन केमिस्ट्री, और मैथमेटिक्स केमिस्ट्री के अंदर, तो फिजिकल केमिस्ट्री तो यही है भैया। तो चलो हम बात करते हैं अब कुछ और पॉइंट्स की बात करते हैं। तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस की बात करते हैं। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस किस में मेजर्ड करते हैं? तो मेजर्ड इन फर्मी। ये फर्मी क्या होता है भैया? व्हाट इज दिस फर्मी? तो 1 फर्मी इज इक्वल टू 10⁻⁻13 मीटर। ठीक है, 10⁻⁻13 मीटर, है ना, तो 10⁻⁻13 मीटर। तो चलो अब हम पढ़ते हैं कि क्या होता है हमारा न्यूक्लियस। सो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस की मैं बात करूं तो क्या होगा रेडियस ऑफ न्यूक्लियस? मैं इसको ऐसे डिनोट करूंगा, आर, उसके नीचे छोटा सा एन। तो ये कितना होगा? पहले उसका रेंज समझ लो कितना होता है। तो ये होता है 10⁻⁻13, जो मैंने अभी कहा 10⁻⁻13 से ये जाएगा 10⁻⁻15 सेंटीमीटर। ठीक है, किसका न्यूक्लियस होगा? सबका मैंने न्यूक्लियस यहाँ पे कंप्राइज कर लिया और कहा है कि आप इसको याद रखो कि 10⁻⁻13, ठीक है, 10⁻⁻13 टू 10⁻, मैं इसको थोड़ा करेक्ट कर दूं, तो 10⁻12 टू 10⁻13 सेंटीमीटर। ओके, और अगर मैं बात करूं इसको मीटर में तो होगा 10⁻14 टू 10⁻15 मीटर। तो हमने रेडियस ऑफ न्यूक्लियस को देख लिया कि ये इसका होता है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। फॉर्मूला क्या है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का? ये तो हमने रेंज देखा है। ठीक है, दिस इज व्हाट? रेंज। ये हमारा रेंज है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में पूछ दिया तुमसे, क्वेश्चन में कोई पूछता है, ठीक है, सपोज कि आपसे कोई क्वेश्चन में पूछता है, सपोज आपसे कुछ क्वेश्चन में पूछता है, मैं उसको थोड़ा सा और नीचे कर लूँ पहले स्क्रीन को। ठीक है, सो सपोज एनीवन आस्क यू कि क्वेश्चन पूछता है कोई कि न्यूक्लियस या न्यूक्लियर रेडियस, ठीक है, न्यूक्लियस या
न्यूक्लियर रेडियस ऑफ कार्बन इज, कितना है भैया, चलो बताओ, 1 A B C एंड D। तो न्यूक्लियर रेडियस ऑफ कार्बन कितना होगा, तो न्यूक्लियर रेडियस ऑफ कार्बन जो होगा वो कितना होगा, 6.8 इंटू 10⁻20 सेंटीमीटर। मैं डेटा बस समझाने के लिए लिख रहा हूँ, डेटा सही नहीं है, मैं पहले तुम्हें बता दूं, इसको ऐसा मत समझना कि सही आंसर 6.8 ही होता नहीं, मैं बस तुम्हें समझा रहा हूँ, क्वेश्चन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। -5 सेंटीमीटर, 6.8 इंटू -13 सेंटीमीटर एंड 6.8 इंटू 10⁻37 सेंटीमीटर। तो हमें कुछ नहीं पता कि कौन सा सही है, तो सीधा हम देखेंगे ये -13, और जहां ये होगा ये सबसे करेक्ट आंसर होने की संभावना रहेगी हमारी। तो इसको एक चीज ध्यान को रखो, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखोगे। तो ये मैंने जो आपसे कहा कि मैंने क्वेश्चन आपसे डिस्कस किया, इसको आप समझो। इसके आगे अब हम बात करते हैं कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का फॉर्मूला क्या हो। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रेडियस ऑफ न्यूक्लियस? ओके, सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, क्या होगा? तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कितना होता है, R0 A 1/3, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि R0 क्या है, ये A क्या है, ठीक है, क्या होता है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, है ना, क्या होता है हमारा रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। तो चलो R0 के बाद में बात कर लेते हैं कि कितना होता है हमारा R0। तो हमारा R0 कितना होगा, R0 इज इक्वल टू, जरा मैं पेन चेंज कर लूँ, सो R0 इज इक्वल टू व्हाट, R0 इज इक्वल टू 1.33 इंटू 10⁻13 सेंटीमीटर। एंड जो हमारा A है, A इज नथिंग बट एटॉमिक मास, ठीक है। सो A क्या है हमारा, A जो है हमारा वो एटॉमिक मास है, और R0 क्या हमारा एटॉमिक नंबर है, सॉरी, R0 इज अ कांस्टेंट, दैट मींस दैट वैल्यू इज 1.33 इंटू 10⁻13 सेंटीमीटर। ओके, सो हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब हमें रेडियस पता है, तो क्या हम वॉल्यूम पता कर सकते हैं क्या? सो क्या हम वॉल्यूम लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस कितना होगा, ठीक है। न्यूक्लियस क्या है, स्फेरिकल शेप का होता है न्यूक्लियस, तो क्या हम इसकी वॉल्यूम लिख सकते हैं? क्या होता है स्फेयर का वॉल्यूम, क्या होता है 4/3 पाई R3। हम यहाँ पे किसके वैल्यू निकाल रहे हैं, हम किसी भी न्यूक्लियस, किसी के न्यूक्लियस की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो कुछ नहीं करना, बस रेडियस ऑफ न्यूक्लियस डाल देना है। सो पाई की वैल्यू हमें पता है 4/3 एक कांस्टेंट है, तो Rn क्या है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो जब हमें ये पता चल जाएगा तो हम किसी के भी वॉल्यूम को निकाल सकते हैं। अच्छा, तुम्हें मास पता है न्यूक्लियस का, मास कैसे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को ऐड कर दोगे तो न्यूक्लियस का मास आ जाएगा, ठीक है। तुम्हें वॉल्यूम पता है, तो क्या डेंसिटी निकाल सकते हो न्यूक्लियस की? कैन यू कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। सो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। सो मास अपॉन वॉल्यूम, सो मास ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। सो दिस इज डेंसिटी। तो चलो एक क्वेश्चन करके अपन देख लेते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि थोड़ा हमें कॉन्फिडेंस आ जाए कि हम जो पढ़ रहे हैं वो किसी काम का है भी कि नहीं। तो फाइंड डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन एटम whose radius of न्यूक्लियस इज 10⁻13 सेंटीमीटर। चलो बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसके आंसर को अपन करके देखेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो आंसर क्या लिखेंगे, डेंसिटी चाहिए, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास क्या होगी, तो मास एक हाइड्रोजन में क्या होता है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे हाइड्रोजन एटम की, और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ बेसिकली प्रोटियम एटम की, तो क्या मास होगा, तो इसका जो मास होगा 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम्स, है ना, ये होगा। और वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई यानी 3.14 इंटू रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, और इसका रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कितना दे रखा है 10⁻13 सेंटीमीटर, और ये 4/3 पाई R3 क्यूब, ये क्यूब है। ओके, सो इस चीज को हम आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करके देखेंगे क्या होगा। 1.67 इंटू 4/3 3.14, और इसको जब सॉल्व करोगे सो इट इज 10⁻24, और क्या करोगे यहाँ 16 करोगे, क्या करोगे, तो याद रखना है क्यूब है तो ये मल्टीप्लाई बाई 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई बाई 3 हो जाएगा,
इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, जरा इसको सॉल्व करके देखो। तो इसको जब आप सॉल्व करके देखोगे, ठीक है, तो ये होगा 1.61। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको जब आप सॉल्व करोगे, कर लेके देख लेना खुद से, ठीक है। और इसको जब आप सॉल्व करोगे 4.16 और 13 माइनस 24, 39 माइनस 24 इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 15। सो दिस विल बी द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। आंसर फर्दर आप इसे सॉल्व कर लेना खुद से। ओके, सो आज हम अपने क्लास को यहीं तक रखते हैं। इससे आगे हम लोग डिफेक्ट की बात करेंगे, डिफेक्ट ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, और फिर हम लोग अगले क्लास में आइसोबार, आइसोटोन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसोटोप, आइसोस्टर्स, आइसोडाइफर्स, कई सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो आज हम अपनी क्लास को यहीं तक रखते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। ओके, सो एक स्माइली के साथ इस क्लास को अपन क्या करेंगे, खत्म करेंगे। चलिए, तो यहीं पे अपने क्लास का एंड करते हैं। टाटा, बाय बाय, नमस्ते।